हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के मेरे इस वीडियो में। आज मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए वार्षिक परीक्षा 2025 का पेपर, सामान्य हिंदी का पेपर क्लास 11 का, जो कि आपका 90 अंक का है और 10 अंक का आपका जो मासिक परीक्षा में 10 अंक का टेस्ट होता है उसका है। यहाँ पर आपका 90 अंक का एग्ज़ाम होने वाला है आपका वार्षिक परीक्षा 2025 का। तो 3 घंटे 15 मिनट का ये पूरा पेपर मिलता है और 15 मिनट आपको पेपर को पढ़ने के लिए मिलते हैं। तो इस तरीके से आपका 3 घंटे 15 मिनट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर, जो कि आपका जनवरी से लेकर के मार्च अप्रैल तक एग्ज़ाम कई जगह होने वाले हैं, जिनमें कि यही सेम पेपर आने वाला है और कुछ इसी तरीके से पेपर आएंगे जिनमें कि लगभग यही क्वेश्चन पूछे गए होंगे। तो इस पेपर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी पेपर जो क्वेश्चन हैं उनको आपको देखना है, बहुत ही ज़रूरी है। तो किस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं और उनका सॉल्यूशन क्या है, आंसर क्या है, वो सभी आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को इस तरीके के पेपर देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। और सभी आपके एजुकेशनल कंटेंट जैसे कि पढ़ाई से रिलेटेड जो भी आपका क्लास 11-12 का है वो सभी इस पे चैनल पे मिलता रहता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर अब हम देखते हैं आगे का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पर आपका सबसे पहला दिया गया है, हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है। तो पहला जो आपका सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है, यहाँ पर नोट दिया गया है। और फिर यहाँ पर आपके बहुविकल्पी प्रश्न जो गद्यांश से रिलेटेड हैं वो आपके 5 क्वेश्चन हैं, एक एक नंबर के 5 नंबर के। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका 5 नंबर के ये गद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाते हैं, बहुविकल्पी क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है इसमें, हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है। तो यहाँ पर पहला ही विकल्प सही हो जाएगा, परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम उपन्यास है जो कि लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखित है। फिर यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका जो है वो कवि वचन सुधा है। कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका है। और यहाँ पर धर्म युग जो है धर्मवीर भारती द्वारा है। मर्यादा और हंस ये आपके संपूर्णानंद जी द्वारा लिखित हैं। तो यहाँ पर आपका राइट विकल्प हो जाता है कवि वचन सुधा सर्वत्र। तो यहाँ पर फिर आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था। तो तार सप्तक का प्रकाशन 1943 में हुआ था पहली बार। फिर यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त नाटक के लेखक हैं। तो चंद्रगुप्त नाटक के लेखक यहाँ पर आपके जयशंकर प्रसाद हैं, जो कि जयशंकर प्रसाद महान नाटककार हैं। यहाँ पर इनकी नाटक चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, इस तरीके से इन सभी नाटकों के लेखक यहाँ पर आपके जयशंकर प्रसाद जी हैं। फिर यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक हैं। तो आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक यहाँ पर आपके सरदार पूर्ण सिंह हैं, जो कि आपके सब्जेक्ट में, विषय में ये एक आचरण की सभ्यता निबंध आपका सिलेबस में भी है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसका सही विकल्प हो जाता है सरदार पूर्ण सिंह। फिर आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके जो ये आपका गद्य खंड का हो गया ऊपर। फिर यहाँ पर आपका पद्य खंड से लिए गए हैं 5 क्वेश्चन और ये भी एक एक नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न हैं। तो अगर आपको इस पेपर का पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप प्रेप वेव ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ से आप प्रेप वेव ऐप डाउनलोड कर लेंगे। वहाँ पर आपको सभी पीडीएफ्स मिल जाएंगी, इस पेपर का भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं और नए क्वेश्चन पेपर जो हैं वो सभी आपको वहाँ ऐप में मिल जाएंगे। अगर आपका भी पेपर हो जाता है तो उसके बाद आप वहाँ पर अपना पेपर अपलोड कर सकते हैं और पेपर आप ज़रूर कीजिए अपलोड, जिससे कि आपका पेपर भी हमें पता चल सके कौन सा पेपर आया है आपके स्कूल में, और उसका सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए तो पूरा सॉल्यूशन मैं आपको उसका करवा सकता हूँ। फिर यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है दूसरा, जो कि है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है। जो कि एक एक नंबर के क्वेश्चन है, मैंने बता दिया। तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य जो है ये आपका, देखिए कहा गया खड़ी बोली का, तो खड़ी बोली का आपका प्री प्रवास हो जाता है। प्री प्रवास अगर कहा जाता है हिंदी का प्रथम महाकाव्य तो ये आपका पृथ्वीराज रासो हो जाता। लेकिन यहाँ पर आपका जो कहा गया है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है, तो ये आपका राइट विकल्प हो जाएगा प्री प्रवास, जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा लिखित है। फिर यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, विनय पत्रिका किसकी रचना है। तो विनय पत्रिका किसकी रचना है, ये आपकी तुलसीदास जी द्वारा लिखित है। फिर यहाँ पर आपका चिदम्बरा
चिदंबरा के रचनाकार कौन हैं? तो चिदंबरा के रचनाकार आपके सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, जो कि इनको आप ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इस पर मिला था, सुमित्रा नंदन पंत जी। फिर यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन छायावादी कवि है? तो छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं, छायावाद के कवि हैं जयशंकर प्रसाद। निराला भी हैं, इसमें महादेवी वर्मा जी भी हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आपके जो घ नंबर क्वेश्चन का पहला विकल्प ही सही हो जाता है, जयशंकर प्रसाद जी। फिर यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, साकेत महाकाव्य के रचनाकार हैं। तो साकेत महाकाव्य के रचनाकार आपके मैथिली शरण गुप्त जी हैं, मैथिली शरण गुप्त जी साकेत महाकाव्य के रचनाकार हैं। फिर यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन तीसरा है, जो कि आपका निम्नलिखित अवतरणों को पढ़कर उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये आपके गद्यांश दे दिए गए हैं और उनको पढ़कर आपको 5 क्वेश्चनों का उत्तर देना है, जो कि 1-1 नंबर के होते हैं, 2-2 नंबर के होते हैं। ये पूरा क्वेश्चन आपका 10 नंबर का है, यहाँ पर 10 नंबर लिखा हुआ है, तो ये क्वेश्चन आपका 10 नंबर का है। तो पहला क्वेश्चन ही इसमें पूछा जाता है, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है तथा इसके लेखक कौन है? तो यहाँ पर आपको पता होगा, ये आप जब पढ़ेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले ही आपको पता चल जाता है, आचरण की सभ्यता। तो आचरण की सभ्यता नामक पाठ से ये लिया गया है और इसके लेखक आपके डॉक्टर, ऊपर आप पढ़े थे यहाँ पर ये लिखा हुआ है, यहाँ पर आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक आपके सरदार पूर्ण सिंह हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका पहले का आंसर हो जाता है, आचरण की सभ्यता इस निबंध का जो निबंध है उसका पाठ का नाम है और इसके लेखक ये आपके सरदार पूर्ण सिंह हो जाते हैं। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश यहाँ से है, नम्रता, दया, प्रेम और उदारता सब के सब सभ्याचरण की भाषा के मौन व्याख्यान है। तो यहाँ जो लेखक है आपका कहना चाहता है कि नम्रता, दया, प्रेम और उदारता ये सभी के सभी सभ्य आचरण ये आपके मौन व्याख्यान है, किस चीज़ के? आपके आचरण की सभ्यता के, है ना। मनुष्य के जीवन पर मौन व्याख्यान का प्रभाव चिरस्थायी होता है। तो मनुष्य के जीवन पर ये जो आपके मौन व्याख्यान है, जैसे कि नम्रता, दया, प्रेम, इन सब का जो प्रभाव होता है उसके हृदय में स्थापित हो जाने वाला होता है और आत्मा का एक अंग हो जाता है, आत्मा का एक अंग बन जाता है, ये लेखक का कहना है। तो इस तरीके से इसका व्याख्या हो जाती है और इसमें आप बढ़ा चढ़ा के व्याख्या में लिख सकते हैं अपने हिसाब से बना के, तो व्याख्या का आपका आसान ही होता है। फिर यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, आचरण प्रकट होता है, आचरण कब प्रकट होता है? गद्यांश के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो आचरण कब प्रकट होता है? तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो तुरंत पता चल जाएगा आपका, जो यहाँ पर लिखा है, यह सभ्याचरण नाद करता हुआ भी मौन है, व्याख्यान देता हुआ भी व्याख्यान में छिपा है, राग गाता हुआ भी राग के सुर के भीतर पड़ा हुआ है। तो इस तरीके से मृदु वचनों में और राग में, इन सभी चीज़ में, व्याख्यान में ये आपका सभ्याचरण प्रकट होता है। दया, प्रेम, उदारता, इन सब से आपका सभ्याचरण प्रकट होता है। तो इस तरीके से व्याख्यान आप गद्यांश के आधार पर बता सकते हैं आचरण कब प्रकट होता है। फिर यहाँ पर आपके अगला क्वेश्चन दिया गया है, सभ्याचरण कैसा व्यवहार है? यहाँ युग जो लिखा है ये व्यवहार है तथा इसका सामने वाले पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो सभ्याचरण कैसा प्रभाव मतलब कैसा व्यवहार है? तो ये नम्रता, दया, प्रेम ये सब सभ्याचरण के ही उदाहरण हैं। तो इस तरीके के व्यवहार जो होते हैं वो आपके सभ्याचरण व्यवहार होते हैं और इसका सामने वाले पर प्रभाव चिरस्थायी होता है, यानी कि हृदय में स्थापित हो जाने वाला हो जाता है। फिर यहाँ पर आपका है अगला क्वेश्चन, मनुष्य के जीवन पर मौन व्याख्यान का प्रभाव चिरस्थायी होता है, इसका क्या आशय है? चिरस्थायी यानी कि हृदय में स्थापित, यानी हृदय में बस जाने वाला, चिरस्थायी हो जाने वाला, रुक जाने, बस जाने वाला। तो इस तरीके से जो मनुष्य के जीवन पर मौन व्याख्यान, जो मौन व्याख्यान है, प्रेम, दया, उदारता, ये सभी का मौन व्याख्यान मनुष्य के हृदय में चिरस्थायी यानी विराजित हो जाने वाला होता है। फिर इसी तरीके से आपका अगला क्वेश्चन यही में है, जो आप अगर ये वाला गद्यांश का उत्तर नहीं जानते हैं तो आप दूसरे वाले को पढ़ के कर सकते हैं। अगर आप वो वाला पढ़ें तो वो कर सकते हैं, नहीं तो ये वाला कर सकते हैं। वैसे दोनों इजी होते हैं, कोई भी कर सकते हैं। इसी तरीके से ये आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है गद्य खंड से, जैसे ऊपर आपका गद्य का था, ये पद्य का है। तो ये पद्य काव्य खंड का ये दिया गया आपका, वो गद्य खंड से था। ये आपका काव्य खंड के, इसमें ये भी आपका क्वेश्चन जो होता है ये 10 नंबर का होता है और इसमें भी 5 प्रश्न होते हैं लगभग, हाँ 5 ही होते हैं।
5 होते हैं और वो भी 2-2 नंबर के आपके होते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, बालधि विशाल विकराल जाल जाल मानो, लंक लीलिबे को काल रसना पसारी है, केंघो व्याम विधिक भरे हैं धूमे, भूरि धूमकेतु, वीर रस वीर तरवारी सी उधार है, तुलसी सुरेश चाप केंधो दामिनी कलाप के। इस तरीके से यहाँ पर आपका गद्यांश दे दिया गया है। प्रस्तुत गद्यांश के कवि तथा कविता का नाम लिखना है। तो कवि आपके इसके तुलसीदास जी हैं और ये कवितावली के शीर्षक आपका जो है इसका वो है लंका दहन से लिया गया है। तो इस तरीके से ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो तुलसीदास जी कहते हैं, सुरेश चाप, सुरेश यानी कि इंद्रधनुष, चाप यानी धनुष हो गया, सुरेश यानी इंद्र, इंद्रधनुष, और दामिनी के कलाप, केंधो जैसे कि या तो मतलब कि बिजली जो कड़कती है उसके कलाप की तरह लग रहा है, के घो चली में रुके कसानो सरी भारी है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसका आप गद्यांश मतलब इसका जो अनुवाद है वो आप देख लीजिएगा और उसको मैं समझा दूंगा अगले वाले वीडियो में। तो यहाँ पर इस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपके ये 5 क्वेश्चन जैसे गद्य खंड में दिए गए थे उसी तरीके से यहाँ पर काव्य खंड में दिए गए हैं और ये भी सभी इजी हैं अगर आप चैप्टर पढ़े हुए हैं और उसका अनुवाद अच्छे से पढ़े हुए हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से हो जाता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर 5वां होता है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर आपका साहित्यिक परिचय देते हुए किसी मतलब उनकी कृतियों पर आपको प्रभाव डालना है, यानी उनकी कृतियाँ भी लिखनी है। आपको साहित्यिक परिचय बताना है। भारतेंदु हरीशचंद्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है, तो इनका जरूर आप रट के रखना है। फिर सरदार पूर्ण सिंह, इसी तरीके से आपके संपूर्णानंद, राम वृक्ष वेणीपुरी। तो इसमें 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि भारतेंदु हरीशचंद्र, सरदार पूर्ण सिंह और डॉक्टर संपूर्णानंद, ये अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये आपको लगभग 2 तो एकदम क्लियर याद होने चाहिए और तीसरा कोई भी एक आप ऊपर ऊपर मतलब पढ़े हुए होने चाहिए। तो इस तरीके से आपके 4 आते ही हैं हर बार, तो कोई ना कोई आपका हो जाएगा इसमें से। फिर आपका इसी तरीके से काव्य खंड से दिए गए हैं एक 4 कवियों के नाम, ऊपर लेखकों के नाम थे। तो यहाँ पर इनके साहित्यिक परिचय और उनकी कृतियों पर प्रकाश डालना है, यानी कि वही उनकी कृतियाँ लिखनी है। फिर इसी तरीके से 5 नंबर का आपका आता है आकाशदीप या फिर प्रायश्चित कहानी का सारांश लिखना, अपने शब्दों में सारांश लिखना। तो ये भी हमेशा क्वेश्चन इस तरीके से आता है, तो लिख लेंगे। फिर ये वाला क्वेश्चन जो आपका 7वां है वो यहाँ पर गलत प्रिंटेड है, इस तरीके से आप देख लेंगे। आन का मान नाटक इस तरीके से यहाँ पर औरंगजेब इसमें गलत दे दिया है, इस तरीके से ये गलत क्वेश्चन हो गया था। फिर यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है संस्कृत अनुवाद से। तो ये आपका एक गद्य खंड से, संस्कृत के गद्य खंड से लिया गया है। इसका आपको संस्कृत अनुवाद देना है। अगर आपको अनुवाद करना है इसका पूरे का, तो आप अगर कहीं से नहीं मिल रहा है अनुवाद, तो गूगल लेंस को ओपन करके आप वहाँ से भी फ़ोटो खींचकर इसका अनुवाद कर सकते हैं, आराम से हो जाएगा। फिर इसी तरीके से आपका ये आपका इसमें भी संस्कृत में भी काव्य खंड से होता है। तो यहाँ पर काव्य खंड का भी एक दिया गया है श्लोक, तो इसका भी आपको अनुवाद करना है। फिर यहाँ पर आपके कुछ मुहावरे दिए गए हैं, इनका अक्ल का दुश्मन होना, दांत पीसना, हाथ मिलाना, उल्टी गंगा बहना, इस तरीके से इनको मुहावरों का अर्थ बताना है और साथ ही साथ इनका वाक्य प्रयोग करना है। फिर आपका इसी तरीके से 10वां क्वेश्चन है, इसमें संधि विच्छेद करना है। तो वाचनालय का संधि विच्छेद क्या होगा, तो वाचन धन आलया हो जाएगा। इसका पहला ही मतलब जो आपका दूसरा वाला विकल्प है वो सही हो जाएगा। दूसरा और चौथा देखिए सेम विकल्प है, तो इसमें से कोई भी आप एक सही लगा देंगे, सही हो जाएगा इस तरीके से यहाँ पर आपका। फिर यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, ये नामरे रूप, इसका विभक्ति और वचन बताना है। इसमें विभक्ति क्या है और वचन बताना क्या है। फिर यहाँ पर आपका 11वां क्वेश्चन है कपट कपाट। तो इसका आपको सही अर्थ, इन युग्मों का सही अर्थ बताना है। कपट का हो जाता है धोखा और कपाट का हो जाता है दरवाज़ा, तो इसका ये पहला ही विकल्प सही हो जाता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन इसी तरीके से दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। तो कोई भी एक शब्द का 2 अर्थ लिख देना है, जैसे गुरु का होता है अध्यापक या फिर गुरु का बड़ा दीर्घ, इस तरीके से हो जाता है। तो इसका 2 हो गए। तो इस तरीके से किसी एक का आपको 2 अर्थ लिखने थे, 1 नंबर हो जाएगा। फिर आपका इसी तरीके से 12वां क्वेश्चन है, इसमें भी 1 नंबर का, विष्णु के उपासक को क्या कहते हैं, वैष्णव कहते हैं। फिर इसी तरीके से आपका निम्नलिखित में से किसी एक का एक वाक्य को शुद्ध कीजिए।
तो किसी एक वाक्य को शुद्ध करना है तो वहाँ अनेकों विद्वान उपस्थित थे, तो वहाँ अनेक विद्वान उपस्थित थे, तो अनेकों नहीं रहेगा, अनेक हो जाएगा यहाँ पर। फिर बकरी दूध देता है नहीं, बकरी दूध देती है, इस तरीके से ये आपका सही हो जाएगा। एक एक नंबर का है, कोई एक कर देना था, इसमें से एक नंबर आपका मिल जाएगा। फिर यहाँ पर यमक अलंकार, रूपक अलंकार, अगर इन सब का आपको उदाहरण और आपका जो लक्षण है, लक्षण यानी परिभाषा ही कहते हैं, तो वो अगर आपको देखना है तो आप पिछले वाले प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम पेपर देख सकते हैं। उसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया हुआ है, और उसमें मैंने पूरा पेपर सॉल्व करवाया है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप उनको भी देख लीजिएगा। पिछले साल वाले क्वेश्चन पेपर इसी तरीके से लगभग पूछे जाते हैं, हर बार लगभग रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो दोस्तों में भी शेयर कीजिए। और पीडीएफ के लिए आप प्रेपवेव ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आपको पीडीएफ अच्छे से मिल जाएगा, देख लेंगे, और प्रीवियस ईयर पेपर भी वहाँ से आप सभी देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।